हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। आज के इस वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के क्वेश्चन को देखेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी से कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर से। और पहला चैप्टर क्या है आप लोगों को पता ही होगा। पहला चैप्टर है बातचीत। और बातचीत क्या है, तो एक निबंध है और इस निबंध के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। तो इसके फर्स्ट चैप्टर से जो है इसके फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, यानी कि इनके द्वारा लिखा गया है। तो 100 अजान एक सुजान जो है एक उपन्यास है और ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, यानी कि इनके द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो नाटक के शुरुआत में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो रॉबिन क्रूसो को 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। और ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद ही रखिएगा कि रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, तो 16 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है कि बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था, तो ये बेन जॉनसन ने कहा था। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन के क्या विचार हैं। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मानना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत था, ये किसका मानना था कि असल बातचीत जो होती है ये केवल 2 व्यक्ति में ही हो सकती है। तो ये एडिसन का मानना था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मानना है कि बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन का मानना है कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है। तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो होती है ये केवल 2 लोगों में ही हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत करने से मन जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो वाक शक्ति, यानी कि बोलने की शक्ति नहीं होने से सृष्टि जो है ये गूंगी प्रतीत होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। और इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव के लिए भी याद रखिएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहा जाता है, तो बोलने का जो कला होता है उसे भी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहता है। और ये जो हुनर है ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है यूरोप के लोगों में, याद रखिएगा इसको अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है ये क्या है। तो शुरू में ही आप लोगों को बता दिए थे कि बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है ये ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो ये भारतेंदु युग के थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या होता है। तो मनुष्य का जो बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका होता है कि मनुष्य अवाक होकर, यानी कि चुपचाप होकर अपने आप से बातचीत कर ले। ये मनुष्य की बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। तो आत्मीयता जो होता है ये संवाद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु हुई थी। और यह भी याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ कहाँ पर था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम था पार्वती देवी और इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और इनके पिता जो थे एक व्यापारी थे। इसको भी याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे, तो व्यापारी थे। और बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और इनकी माता का नाम था पार्वती देवी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, यानी कि संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है। तो श्रीनिवास दास की रचना है संयोगिता स्वयंवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका।
अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, 100 अजान एक सुजान ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, सद्भाव का अभाव ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन परीक्षा गुरु जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट का है, यानी कि चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी रचना जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो रेल का विकट खेल ये जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकालना शुरू किया था। तो कौन सा, तो प्रदीप, हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका था उसको निकालना बालकृष्ण भट्ट ने शुरू किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि बातचीत किस विद्या की रचना है, यानी बातचीत क्या है, तो ऊपर में बता दिए थे कि बातचीत एक निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यानी कि लेखक कौन है। तो बातचीत शीर्षक निबंध जो है उसके लेखक कौन है, तो ये तो आपको पता ही है बालकृष्ण भट्ट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है ये बातचीत के माध्यम से बातचीत करने की शैली को बतलाना चाहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। किसने रखा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। चार ऑप्शन में से आप बताइए। तो पहले ही आपको बता दिए थे कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जो है ये बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है, यानी कि यहाँ के रहने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का बालकृष्ण भट्ट ने संपादन किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था, यानी कब से शुरू किया था ये काम। तो 1877 ईस्वी से बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ यानी कि शुरू किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है, यानी कि है कौन सी रचना जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी मेघदूतम जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब यहाँ तक हो गया पहला चैप्टर खत्म। पहला चैप्टर के लिए जितना क्वेश्चन इसमें बताएं ये सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद अब करते हैं चैप्टर 2 से शुरू। पहला चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सब आप लोग को बता दिए, समझ गए। सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और पहला चैप्टर से हर एक साल 3 से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग अगर इस सभी 28 क्वेश्चन को अच्छे से याद रखते हैं तो इसी 28 क्वेश्चन में से आप लोग को ये जो 3-4 क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस जितना 28 क्वेश्चन है इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, यानी आपका पहला चैप्टर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। अब चलिए दूसरा चैप्टर से शुरू करते हैं। तो दूसरा चैप्टर क्या है, तो दूसरा चैप्टर है हमारा उसने कहा था। उसने कहा था क्या था, तो उसने कहा था एक कहानी है, याद रखिएगा। उसने कहा था क्या था, तो एक कहानी है। और इस कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो है ये उसने कहा था कहानी के लेखक है। और ये भी याद रखिएगा कि उसने कहा था कहानी लिखी कब गई थी, तो उसने कहा था जो कहानी है ये लिखी गई थी 1915 में, ठीक है। इसको भी आप लोग याद ही रखिएगा। अब उसने कहा था कहानी का जो पहला क्वेश्चन है वहां से शुरू करते हैं, यानी 29 नंबर से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां पर दी थी। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन लाईपुर जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में वहां पर दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। सरकार जो था उसने सूबेदार को जमीन लाईपुर में दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुलेर जी का जन्म हुआ था। तो गुलेर जी का जन्म हुआ कहां पर था, तो गुलेर जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। याद रखिएगा गुलेर जी का जन्म कहां पर हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। और ये रहने वाले कहां के थे, तो गुलेर नामक ग्राम जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है वहां के गुलेर जी यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी रहने वाले थे, लेकिन इनका जन्म हुआ था राजस्थान के जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये भी याद रखिएगा कि सुखमय जीवन जो है लिखी कब गई थी चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा, तो ये लिखी गई थी 1911 में। 1915 में उसने कहा था कहानी लिखी गई थी, और सुखमय जीवन जो कहानी है ये लिखी गई थी 1911 में। और एक कहानी और है चंद्र शर्मा गुलेरी की भूत का कांटा, वो भी 1911 में ही लिखा गया था, इसको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो ये आप लोग को ऊपर में बता चुके हैं। तो 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी या लिखी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा
हमारा 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो कछुआ धर्म जो है किसकी कृति है, तो कछुआ धर्म कृति है चंद्र शर्मा गुलेरी की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा इसका। कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो कछुआ धर्म जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी की कृति है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुरानी हिंदी रचना, अब ये किसकी कृति है, तो ये चंद्र शर्मा गुलेरी की ही कृति है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा कौन सा निबंध चारों ऑप्शन में से रचित नहीं है। तो दीवान प्रिय, ये तो चंद्र शर्मा गुलेरी का ही निबंध है। मजदूरी और प्रेम, ये जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निबंध नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है, तो कुड़माई का अर्थ होता है सगाई, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है सगाई, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि कुड़माई का अर्थ होता है सगाई या मंगनी भी कह सकते हैं। तो कुड़माई का क्या अर्थ होता है, तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। याद रखिएगा कि लहना सिंह जब बचपन में अपने मामा के यहाँ गया था तो वहाँ पर जो लड़की मिली थी उससे बार बार पूछता था कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, तो उसी कुड़माई का मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है। कुड़माई का अर्थ होता है सगाई या फिर मंगनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि बोधा कौन था, बोधा सिंह जो था वो कौन था, तो बोधा सिंह जो था ये सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, और जो सिख लड़की थी बचपन में और जो कि बड़ा होकर सूबेदारनी बन गई थी, सूबेदार हजारा सिंह से जिसका शादी हो गया था सिख लड़की का, वो सूबेदारनी बन गई थी, तो इस दोनों का बेटा था, सूबेदारनी और सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है, और सॉरी आत्मकथा है, और रोज जो है ये अज्ञे की कहानी है, और उसने कहा था जो कहानी है ये चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। याद रखिएगा चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा, तीन ही कहानी लिखे थे चंद्र शर्मा गुलेरी, और तीनों का नाम है, पहला है सुखमय जीवन, दूसरा है बुद्ध का कांटा, और तीसरा है उसने कहा था कहानी, और त्रिच लिखा गया था उदय प्रकाश के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, तो उसने कहा था कहानी का जो नायक लहना सिंह रहता है वो बचपन में अपनी मामा के यहाँ गया रहता है अमृतसर में, यानी कि उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है, और ये क्वेश्चन इसी साल 2023 एग्जाम में पूछा गया था। याद रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लहना सिंह के गाँव का नाम क्या था, तो लहना सिंह जो था उसके गाँव का नाम था माझे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा लहना सिंह के गाँव का नाम माझे था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लहना सिंह किस पद पर था, तो लहना सिंह जो था ये जमादार के पद पर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फौज में जो सिपाही का सबसे छोटा पोस्ट होता है और उससे जो थोड़ा ऊंचा पोस्ट होता है वो होता है जमादार का पोस्ट, और उसी पोस्ट पर लहना सिंह जो था वो था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लहना सिंह किसकी गोद में जब लेटा रहता है तो उस समय वो कहता है कि जाओ तुम कह देना सूबेदारनी से कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया, तो उस समय लेटा रहता है वजीरा सिंह की गोद में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लहना सिंह जो था उसकी मृत्यु हुई थी वजीरा सिंह की गोद में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुलटून यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा पलटन। पलटन का विदूषक कौन था, विदूषक मतलब क्या होता है, जोकर जिसको हम कहते हैं उसी को विदूषक कहा जाता है, तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। और ये भी याद रखिएगा कि किसकी गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी, तो वजीरा सिंह की गोद में, और पलटन का विदूषक भी वजीरा सिंह ही था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से घुमा के दे दिया आपको। शुरू में क्या पूछा गया था कि बोधा सिंह के किसका बेटा था, तो बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। अब क्वेश्चन है हमारा कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, यानी कि अब ये पूछा जा रहा है कि अब उसका बाप का नाम दे दिया और उसका बेटा का नाम पूछ रहा है, तो बोधा सिंह था। यानी कि किसी भी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग को अच्छी तरीके से आंसर पता होना चाहिए, इसलिए आपको समझ के हर एक क्वेश्चन को रखना है। तो बोधा सिंह का बेटा कौन था, तो बोधा सिंह था सूबेदार हजारा सिंह का लड़का, यानी कि बेटा था इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो भारतीय सिपाही जो थे इनका संघर्ष हुआ था जर्मन के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। भारतीय सिपाही का किसके साथ लड़ाई हुआ था, तो जर्मन के साथ हुआ था। और जर्मन से जो लेफ्टिनेंट आया था जो इस सबको मारने, सूबेदार हजारा सिंह या फिर बोधा सिंह इस सबको मारने के लिए, तो इसी जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, तो लहना सिंह ने मार गिराया था लेफ्टिनेंट साहब को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो लहना सिंह जो था यह जमादार के पोस्ट पर था, लेकिन उसका नंबर कितना था, तो ये भी याद रखिएगा उसका नंबर था 77, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो आप लोगों को पहले बता दिए सुखमय जीवन 1911 में चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई थी। बुद्ध का कांटा ये भी 1911 में चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई थी। उसने कहा था कहानी ये भी लिखी गई थी चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा 1915 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कफन जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुलेर जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो ऊपर में आप लोगों को बता दिए थे कि गुलेर जी यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी जो है गुलेर नामक ग्राम जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वहां के मूल निवासी थे, इसको याद रखिएगा।
अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि चंद्र शर्मा गुलेरी जो है ये उसने कहा था कहानी के कहानीकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो है ये द्विवेदी युग के कहानीकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उसने कहा था जो कहानी है कितने भागों में विभक्त है। विभक्त मतलब होता है कितने भागों में बटा हुआ है। तो उसने कहा था जो कहानी है ये 5 भागों में बांटा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो है इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 जुलाई 1883 को चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चंद्र शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुई थी, तो 12 सितंबर 1922 को चंद्र शर्मा गुलेरी का निधन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा। तो लहना सिंह जो है ये उसने कहा था कहानी का नायक था या फिर पात्र था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि उसने कहा था कहानी जो है किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था जो कहानी है ये क्रम प्रधान कहानी है। लहना सिंह को जो काम दिया जाता है वो अपने काम को बखूबी अपनी जान देकर निभाता है, यानी कि उसने कहा था जो कहानी है ये क्रम प्रधान कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। पुरानी हिंदी रचना जो है ये किसकी है, तो ये चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कीरत सिंह कौन था। अभी तक हम लोग देखे थे वजीरा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह। अब ये कीरत सिंह कौन था। तो कीरत सिंह जो था ना ये लहना सिंह का भतीजा था। लहना सिंह का जो भतीजा था वो था कीरत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो ऊपर ही आप लोगों को बता दिए थे कि बचपन में लहना सिंह जो अपनी मामा के यहाँ अमृतसर में गया था, जिस समय में उसकी उम्र 12 वर्ष थी, उस समय वो लड़की से जब दुकान पर जाता था तो बार पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लहना सिंह बचपन में लड़की से बार बार पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितनी आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। तो 10 आदमी छोड़कर लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को खंदक में जाकर छोड़कर जाने को कहता है, 10 आदमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो अमृतसर में कई बार आप लोग को ऑलरेडी अभी बताए हैं कि अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो लहना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूबेदारनी ने अपने पति के पुत्र की रक्षा करने के लिए किससे कहा था। तो जो सिख लड़की बचपन में लहना सिंह को मिली थी वही बड़ी होकर कौन बन जाती है, तो सूबेदारनी बन जाती है, क्योंकि वो सूबेदार हजारा सिंह से उसका शादी हो जाता है। तो सूबेदार से शादी हो गया तो वो बन जाती है सूबेदारनी। तो वही बोलती है लहना सिंह से कि तुम जब भी युद्ध हो तो तुम मेरे पति और मेरे पुत्र, जो कि उसका पुत्र रहता है बोधा सिंह और उसका पति रहता है हजारा सिंह, उस दोनों की रक्षा करने के लिए सूबेदारनी लहना सिंह से कहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, लहना सिंह से। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो ऊपर में क्या देखे थे, क्वेश्चन था हमारा कि लहना सिंह की जब मृत्यु हो रही थी उस समय उसका गोद किसके सिर में था, और अभी क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो वजीरा सिंह जो था ये लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर बैठा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, वजीरा सिंह। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। ये भी क्वेश्चन कई बार आप लोग ऑलरेडी अभी बताए चुके हैं कि लहना सिंह के जो मामा है वो अमृतसर के रहने वाले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ तक आप लोगों का चैप्टर 2 का जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 तक में आप लोगों को सिर्फ 64 क्वेश्चन बताएं और इस 64 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, समझ गए। और एक और चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, एक नहीं बताएं कि लहना सिंह के पिता का क्या नाम था। तो लहना सिंह के पिता का नाम था पंडित शिवराम। ये याद रखिएगा कि लहना सिंह का पिता का नाम क्या था, तो पंडित शिवराम था, समझ गए। और ये बचपन में लहना सिंह जो है ये संस्कृत की शिक्षा किए थे और 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर का परीक्षा भी दिए थे और 1903 में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की थी। इतना आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो भी जहां से भी पूछा जाए बस इसके अंदर से ही पूछा जाएगा, इस सब को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, समझ गए। 64 क्वेश्चन है चैप्टर 2 तक में। अब आगे करते हैं चैप्टर 3 से क्वेश्चन। तो चैप्टर 3 क्या है हमारा, तो चैप्टर 3 है हमारा संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो संपूर्ण क्रांति जो है एक भाषण है और ये भाषण किसके द्वारा दिया गया था या लिखा गया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति भाषण जो है ये 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था, समझ गए।
ये जो भाषण है, ये संपूर्ण क्रांति जो भाषण है, ये दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और कब दिया गया था? तो 5 जून 1974 को 1874 को पटना के गांधी मैदान में ये संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। और उसी का एक छोटा सा अंश जो है वो प्रस्तुत किया गया। उनके भाषण तो बहुत बड़ा था, उस भाषण का एक छोटा सा अंश लेकर के प्रस्तुत किया गया ये संपूर्ण क्रांति चैप्टर को। समझ गए ना? तो इस चैप्टर में जितना है ये छोटा सा अंश है उस भाषण का, वैसे वो भाषण तो बहुत बड़ा था। समझ गए? तो ये भाषण दिए थे पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण, उसी का ये अंश है ये चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। और क्वेश्चन नंबर है हमारा 65 से शुरू करते हैं चैप्टर 3 के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। और इनकी मृत्यु कब हुई थी जयप्रकाश नारायण की? तो 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हुई थी। समझ गए? 8 अक्टूबर याद रखिएगा, 8 अक्टूबर को और 1979 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। और ये भी याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी प्रभावती देवी थी, ये प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी के पिता का नाम क्या था, जयप्रकाश नारायण की पत्नी के पिता का नाम क्या था, तो आप लोग याद रखिएगा ब्रज किशोर प्रसाद। ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी प्रभावती देवी, और उन्हीं से प्रभावती देवी से शादी हुआ था जयप्रकाश नारायण का। और ये ब्रज किशोर प्रसाद जो थे ये प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो ये जो है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी ये जयप्रकाश नारायण की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो ये जयप्रकाश नारायण की रचना है। अगला क्वेश्चन है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो वर्ष 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी जो है ना ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, ये है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और याद रखिएगा वो किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को मिला था, ये भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि माटी की मूर्ति रचना किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है माटी की मूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध थे? रामधारी सिंह दिनकर जो थे ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे साहित्य रचना करने के लिए फेमस थे, यानी कि प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साहित्य रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो फेमस थे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती थी? तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जो जनता है वो लोकनायक के नाम से जानती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण को बचपन में क्या कहा जाता था प्यार से? तो जयप्रकाश नारायण का बचपन में नाम था बाउल। और जैसे ये बड़े हुए जयप्रकाश नारायण इनको जेपी के नाम से और लोकनायक के नाम से जाने लगे, कि प्रसिद्ध हो गए थे जेपी के नाम से भी और लोकनायक के नाम से भी। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां पर और कब दिया था? तो शुरू में ही आप लोगों को बता देते कि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो अभी आप लोगों को बताएं कि बाउल जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वर्ष 1974 में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो हर्षु दयाल जो था ये जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था। और जयप्रकाश नारायण के माता का नाम क्या था? तो फूलन रानी जयप्रकाश नारायण के माता का नाम था, और इनके पिता का नाम था हर्षु दयाल। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? दलविहीन लोकतंत्र जो है ये मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में था? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्य में दलविहीन लोकतंत्र जो है ये था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जो है इनका जन्म हुआ था सिताब दियारा के गाँव में। ये गाँव है कहाँ पर? तो ये गाँव जो है ये उत्तर प्रदेश के बलिया में और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है सिताब दियारा गाँव, और यहीं पर जन्म हुआ था जयप्रकाश नारायण
नारायण का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इस संपूर्ण क्रांति के रचनाकार या लेखक कौन है? तो ये आप लोगों को ऊपर ही बता दिए थे, ये जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है। अगला क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो दिनकर जी जो थे रामधारी सिंह दिनकर, इनका निधन हुआ था बिल्डिंग के नर्सिंग होम में। और दिनकर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म हुआ था वर्ष 1908 में, और इनका जन्म हुआ था सिमरिया जो कि बेगूसराय बिहार में पड़ता है। और इनका मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो बिल्डिंग के नर्सिंग होम में दिनकर जी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? तो जयप्रकाश नारायण जो थे इनको अमेरिका का दलाल कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के जो स्वास्थ्य पर निगरानी रख रहे थे उन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर रहमान जो थे ये जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रख रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जी किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी इनको? तो स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर जयप्रकाश नारायण को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए, कि सदानंद जी जो थे ये फ्री प्रेस के मालिक थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सदानंद जी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की थी? तो जयप्रकाश नारायण जो थे इन्होंने आईएससी की परीक्षा पटना कॉलेज से पास किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पटना साइंस कॉलेज से नहीं, सिर्फ पटना कॉलेज से जयप्रकाश नारायण जो थे ये आईएससी की परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे। अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी और जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1924 में, और जयप्रकाश नारायण जो थे ये मार्क्सवादी भी बने थे 1924 में ही। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों का एक ही डेट है, और आप लोग एक अच्छे से याद ही रखिएगा कि लेनिन की मृत्यु और जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी ये दोनों हुए थे 1924 में, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो वही क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फणेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, तो फणेश्वर नाथ रेणु जो है उनकी पुस्तक कौन है? तो मेला आंचल। मेला आंचल जो है ये फणेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो संपूर्ण क्रांति वाला जो ऐतिहासिक भाषण था वो दिए थे जयप्रकाश नारायण पटना के गांधी मैदान में 1974 में ही। तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर जो थे उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे 1974 में, अब्दुल गफूर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आप लोग को पहले ही बता दिए थे कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। और यहाँ तक आप लोगों का 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं चौथे चैप्टर की ओर, और चौथा चैप्टर क्या है हमारा? तो चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है, और इस निबंध के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है ये अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है, रामधारी सिंह दिनकर। अब इसके पहले क्वेश्चन से यानी कि 94 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और 94 नंबर क्वेश्चन है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो गांधी जी जो थे इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गांधी जी जो थे इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किए थे। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कल्पना के द्वारा किया गया रूप है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष की गुण सीख लेती है तब वह क्या बन जाती है? तो प्रेमचंद के अनुसार नारी जो होती है जब वो पुरुष के गुण सीख लेती है तो राक्षसी बन जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीख लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो उर्वशी जो है ये दिनकर जी की रचना है, रश्मि रति भी दिनकर जी की रचना है, लेकिन ये जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, ये दिनकर जी की रचना नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जूठन जो है ये दिनकर जी की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो परशुराम की जो प्रतीक्षा ये जो रचना है ये दिनकर जी की यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है इनको उर्वशी के लिए आप लोगों को पहले ही बता चुके थे शुरू में, चैप्टर 3 जब बता रहे थे उसी समय, कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो युद्ध और शांति पर लिखी गई जो काव्य कृति है वो कौन सी है। तो युद्ध और शांति यानी कुरुक्षेत्र के बारे पर ही लिखा गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई जो काव्य कृति है वो कुरुक्षेत्र है। अब 102 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर जो है ये शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि गंधारी कौन थी या गंधारी थी। तो गंधारी जो थी ये दुर्योधन की माँ थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दुर्योधन की माँ गंधारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद क्या थे। प्रेमचंद जो थे ये गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, संगीतकार थे। तो प्रेमचंद्र जो थे ये कथाकार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जो थे ये कथाकार थे। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। ये भी आप लोग को पहले बता दिए थे 1908 में, 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 को। 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी की मृत्यु हुई थी और इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय बिहार में। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिनकर किस युग के कवि थे। तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे ये छायादोत्तर युग के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छायादोत्तर युग के कवि थे दिनकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो संस्कृति के जो 4 अध्याय है ये रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है ये कौन सी कृति। तो शुद्ध कविता की खोज, ये जो कृति है ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर के पाठ के लेखक कौन है। तो ये आप लोग को पता ही होगा, दिनकर जी जो है रामधारी सिंह दिनकर ये अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना 4 ऑप्शन में से कौन सी है। तो उसने कहा था कहानी जो है चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, तिरिच जो है उदय प्रकाश की रचना है और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो दिनकर जी जो है इनका जन्म हुआ था बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्धनारीश्वर में किसका गुण समन्वय है। तो अर्धनारीश्वर जो है उसमें नारी और पुरुष दोनों के जो गुण है वो समन्वय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी। तो प्राणभंग जो थी ये दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब 114 नंबर क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो दिनकर जी की जो पहली कविता थी वो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। छात्र सहोदर जो था एक पत्रिका था और उसमें प्रकाशित हुई थी दिनकर जी की पहली कविता, यानी कि ऑप्शन में इसका हो जाएगा छात्र सहोदर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिनकर जी की पहला कविता जो था वो कब प्रकाशित हुआ था। तो प्रकाशित किस में हुआ था। तो छात्र सहोदर में दिनकर जी की पहली कविता जो थी वो प्रकाशित हुई थी और ये प्रकाशित कब हुई थी। तो वर्ष 1925 में दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी जो है वो क्या है। तो पत्नी जो है वो भावना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी जो है वो भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दे दिया था। तो बुद्ध और महावीर जो थे वो नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब वो देवता बन जाता है, लेकिन किंतु नारी जब नर का यानी कि पुरुष का गुण ले लेती है तब वो राक्षसी बन जाती है। ये कथन किनका था। तो ये कहना था प्रेमचंद का कि जब पुरुष कोई जो होता है वो नारी का गुण ले लेता है तो वो देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब पुरुष का गुण सीख लेती है तब वो राक्षसी बन जाती है। ये प्रेमचंद का कहना था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर की विद्या से संबंधित। अर्धनारीश्वर एक निबंध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला चैप्टर हमारा यहाँ तक हो गया। 4 चैप्टर कंप्लीट आप लोगों का, समझ गया। 4 चैप्टर पे इतना जितना क्वेश्चन बताएं सबको आप लोग याद रखेगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन और अच्छे से याद रखेगा कि दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था। तो श्यामवती देवी, श्यामवती दिनकर जो थी ये दिनकर जी की पत्नी थी। और दिनकर जी के माता पिता का क्या नाम था। तो दिनकर जी के पिता का नाम था रवि सिंह और इनके पिता का नाम था रवि सिंह और इनकी माता का नाम था मनरूप देवी। मनरूप देवी दिनकर
जी की माता का नाम था और रवि सिंह दिनकर जी के पिता का नाम था। अब इतना आप लोग को बताएं 120 नंबर क्वेश्चन तक और 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। ये 120 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि 4 चैप्टर जो इतना बताएं, चारों चैप्टर में से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो प्रश्न यहीं से रहेंगे। तो 120 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब लास्ट चैप्टर जो 5वां चैप्टर आज के इस वीडियो का है वो कर लेते हैं। और 5वां चैप्टर क्या हमारा, तो 5वां चैप्टर है रोज। और रोज जो है ये क्या है, तो रोज एक कहानी है। और इस कहानी के लेखक कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे जो है ये रोज कहानी के लेखक है या फिर कहानीकार हैं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन से यानी कि 121 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और 121 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे जो है इनको कितनी नावों पर कितनी बार के लिए ये जो इनकी रचना है इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसका कि आंसर पहले ही आप लोग को बता दिए थे कि दिनकर जी को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और ये तो देख लिया कि अज्ञे को प्राप्त हुआ था कितनी नावों पर कितनी बार के लिए, और दिनकर जी को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आंसर आप लोग को अभी तुरंत बताए थे थोड़ी देर पहले। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अज्ञे का जन्म हुआ था। तो अज्ञे जो है इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को और इनकी मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1987 को। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को और इनकी मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1987 को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञे के पिता का क्या नाम था। तो अज्ञे के जो पिता थे उनका नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और अज्ञे की माता का नाम था वयंती देवी। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 ऑप्शन में से कौन सी पुस्तक अज्ञे की है। ये चारों जो ऑप्शन है जैसे पहला ऑप्शन है मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर और ओ सदा नीरा। इस चारों में से अज्ञे की पुस्तक कौन सी है, तो हरी घास पर क्षण भर जो है ये अज्ञे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से बताइए। तो 30 जो है ये उदय प्रकाश की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपने अपने अजनबी, भगन दूत, एक बूंद, सासा उछली, ये तीनों जो है ये अज्ञे की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन जाता है। तो रोज कहानी में जो अज्ञे रहते हैं वो अपनी बहन के यहाँ, जो जिसकी शादी 4 वर्ष पहले हो गई थी, तो उसी के यहाँ अतिथि बनकर रोज कहानी के जो लेखक हैं वो जाते हैं, उसके दूर का भाई बनकर। मालती के जो दूर के रिश्ते के भाई रहते हैं, रोज कहानी की जो नायिका मालती है इसी के यहाँ अतिथि बनकर लेखक अज्ञे जो है वो जाते हैं, मालती के दूर के रिश्ते का भाई बनकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोज कहानी घंटे की किस खंडन के साथ समाप्त होती है। तो रोज कहानी में जो रहता है कि 4 बज गए 3 बज गए, उसमें कितने घंटे के खंडन के साथ रोज कहानी की समाप्ति होती है, तो 11 बजे के घंटे के खंडन के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इस चारों ऑप्शन में से हो जाएगा पल्लव। पल्लव जो है ये जो है ये अज्ञे की कृति नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी कृति अज्ञे की है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि अज्ञे की कृति कौन सी है। तो नदी के जो द्वीप है ये अज्ञे के द्वारा लिखी गई कृति है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज इनमें से क्या है। तो शुरू में ही आप लोगों को बता दिए थे कि रोज जो है एक कहानी और इस कहानी के लेखक अज्ञे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। तो उत्तर प्रियदर्शी जो एक नाटक है, इस नाटक के नाटककार जो है वो अज्ञे ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। यानी कि शेखर एक जीवनी जो है ये क्या है, तो ये एक उपन्यास है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शेखर एक जीवनी जो है एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञे की माँ का नाम क्या था। तो शुरू में ही आप लोगों को बता दिए थे अज्ञे की माता का नाम था वयंती देवी और इनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज कहानी की नायिका कौन थी। तो ये भी आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं कि मालती जो थी ये रोज कहानी की नायिका थी। और मालती के पति का नाम क्या था, तो मालती के जो पति थे उनका नाम था महेश्वर, जो कि गैंग्रीन नामक बीमारी के इलाज करते थे। और मालती और महेश्वर का जो बच्चा था उसका नाम था टिट्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो ये आप लोगों को पता ही है अज्ञे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है। तो गैंग्रीन का जो उल्लेख है वो आप लोग को अभी बताएं कि महेश्वर जो थे वो गैंग्रीन नामक जो बीमारी होता है उसका इलाज करते थे, यानी किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है। तो रोज कहानी में, या रोजाना नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए था रोज कहानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मालती किस कहानी की पात्रा है। तो ये भी आप लोगों को पता है रोज कहानी की पात्रा कौन है, तो मालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो रोज कहानी शीर्षक में जो लेखक रहते हैं, जो मालती के यहाँ उसके दूर का भाई बनकर जाते हैं, तो वही मालती से पूछते हैं लेखक कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, यानी कौन पूछते हैं, तो लेखक पूछते हैं, अज्ञे पूछते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालती के पति का नाम क्या था। तो ये भी आप लोग को पहले बता दिए थे, महेश्वर जो थे ये मालती के पति थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मालती के पति क्या थे। तो मालती के पति जो थे एक डॉक्टर थे, जो कि गैंग्रीन नामक बीमारी जो होता है उसका इलाज करते थे, यानी क्या थे, तो वो डॉक्टर थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अज्ञे किस वाद से, क्वेश्चन है हमारा कि तार सप्तक का संपादक कौन है। तो तार सप्तक जो था उसके संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि अज्ञे किस वाद से संबंधित है। तो अज्ञे जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे ये प्रयोगवाद से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है इनमें से अज्ञे का नाटक कौन सा है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी जो है ये अज्ञे के द्वारा लिखा गया नाटक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गैंग्रीन इनमें से संबंधित है। तो गैंग्रीन जो है क्या है, तो गैंग्रीन एक बीमारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मालती महेश्वर की जो संतान थी उसका नाम क्या था। तो ये भी आप लोग को थोड़ी देर पहले बताए थे कि टिट्टी जो था ये मालती और महेश्वर के बेटे का नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो नदी की जो द्वीप है ये अज्ञे के द्वारा लिखी गई रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, तो आज की इस वीडियो में 1 चैप्टर से लेकर के 5 चैप्टर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, और नेक्स्ट वीडियो में 6 चैप्टर से लेकर के 6, 7, 8 और 9 चैप्टर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में 10, 11, 12, 13 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इस तरह से आप लोगों का गद्य खंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद काव्य खंड का करेंगे, और इसके बाद 3 चैप्टर जो बच जाएगा लास्ट में प्रतिपूर्ति वाला चैप्टर उसका करेंगे, फिर ग्रामर के टॉपिक को करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।